हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, जो कि मेरा चैनल है। यहाँ पर हम करेंगे पीसीएस यूपी पीसीएस आरओ आरओ का टेस्ट नंबर 9। इससे पहले 8 करवाया था, जो कि हिंदी का था, और आज हम करेंगे साइंस का। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ आपके लिए टेस्ट। और अगर आप आरओ या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली, तो आप प्लीज टेस्ट दीजिए। बिना टेस्ट के कुछ होना नहीं है। खुद को इवेलुएट करने का क्या तरीका है कि आप टेस्ट देते रहिए। टेस्ट बहुत जरूरी है, तो टेस्ट दीजिए और खुद को इवेलुएट करिए। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप एक 4 साइज पेपर लीजिए, उसमें 1 से लेके 140 तक नंबरिंग करिए। उसके बाद कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत आपका, पहले खुद से वो टेस्ट लीजिए, ऑप्शन क्लिक करिए और मिलाइए जब मैं बताऊं। और देखिए आपका कितना आंसर सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट नंबर 9। ओके, तो पीसीएस मंत्रा का क्वेश्चन पेपर है। तो ये पहला चलिए स्टार्ट करें। बारहवां कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 9th टेस्ट नंबर 9 का। क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ध्वनि की चाल
माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है और दूसरा है ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ऊपरी में से सत्य कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक दो या न तो एक न तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के प्रत्यास्थता एवं घनत्व दोनों पर निर्भर करती है और सत्य है। दूसरा है कथन कारण इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है और दूसरा है इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व दिशा में बनता है। दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन बी है दोनों कथन असत्य हैं, ऑप्शन सी है एक सत्य है दूसरा असत्य है, ऑप्शन डी है एक कथन असत्य है दूसरा सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दोनों कथन सत्य हैं। इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व की दिशा में बनता है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ओके, दोनों कथन सही है। और तीसरा है तो क्यों बनता है ये भी मैं बता दूं, जो सूर्य की किरणें जिधर पड़ेंगी उधर ही तो बनेगा ना। तो उधर साइड पड़ेगी उल्टा पीछे पीछे, मतलब अगर पूर्व में होगा तो पश्चिम साइड पड़ेगा, पश्चिम रहेगा तो पूर्व साइड, इसलिए। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी, सीधा, छोटा या उपर्युक्त सभी। तो उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब आभासी, सीधा, छोटा होगा। चौथा क्या कौन सा क्वेश्चन है? चौथा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है? वोल्टी सेल, दूसरा है लेक्टेन सेल और तीसरा डेनियल सेल और चौथा निकल लॉ सेल। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 सही है, निकल लॉ का नहीं होता है प्राथमिक सेल, तो ये गलत हो जाएगा। तो वोल्टी सेल, लेक्टेन सेल और टेनियल सेल एक प्राथमिक सेल एक ऐसी बैटरी होती है जिसे एक बार उपयोग करने और त्यागने के पश्चात डिजाइन किया गया है। बिजली से रिचार्ज नहीं होता है, जैसे आप जो सेल का यूज करते हैं जो नॉट रिचार्जेबल होता है उसके बोलते हैं। पांचवा चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रत्येक पंक्ति एक खुला और निरंतर वक्र है। दूसरा, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तीसरा है वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक दो, केवल दो तीन या केवल एक तीन या केवल एक दो तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल दूसरा तीसरा सही होगा। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और ये प्रत्येक पंक्ति पर खुला निरंतर वक्र है, ये गलत है क्योंकि प्रत्येक रेखा एक बंद और निरंतर वक्र होती है, ना कि खुला। अगला क्वेश्चन है छठा, फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। दूसरा, उच्च कोटि का फ्यूज तार टीन का बना होता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी 1 2 या ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं। तो पहले आप आंसर दीजिए फिर आंसर मिलाइए। फिर हो जाएगा दूसरा, ये उच्च कोटि का फ्यूज तार टीन का बना होता है। ये उच्च गलनांक नहीं होता, इसका निम्न गलनांक होता है ताकि जब भी शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो तो वो तुरंत पिघल जाए। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेजर किरणों का उपयोग होता है? ऑप्शन ए आंकड़ों के संग्रहण में, ऑप्शन बी होलोग्राफी में, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा में या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में होता है। किसका उपयोग? लेजर किरणों का। लेजर लाइट जानते हो ना, वही। तो आठवां है विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है किस पे? ऑप्शन ए वातावरण के तापांतर पर, ऑप्शन बी है वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, ऑप्शन सी है पृष्ठ क्षेत्रफल पर या उपयुक्त सभी। तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सभी के सभी, वातावरण के तापांतर, वस्तु की पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर। नौवां है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। और निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बोलोमीटर का उसमें विकिरण मापने का यंत्र है, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है, या इक्यूमोमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पीयर धारा में मापने हेतु प्रयुक्त संयंत्र है, या डायनोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इक्यूमोनेटर जो है विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने हेतु प्रयुक्त संयंत्र नहीं है, बल्कि ये विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। किसको है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। और इसको अमीटर से मापा जाता है। किससे? अमीटर से। ओके, इसका मतलब अमीटर होता है। निम्न में से कौन सा घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का रंग सफेद दिखाई देना, या समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, या साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना।
तो कौन सा घटना संबंध प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाना है, प्रकाश का परावर्तन नहीं, बल्कि प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका? प्रकीर्णन का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां कथन है, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित हो जाती हैं, और कारण है विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है और ए आर आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर होगा, ये दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। 13वां, निम्नलिखित में से किस ताप पर कोई अर्धचालक सेमीकंडक्टर एक अचालक की भांति कार्य करने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर, या सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करेगा। 14वां है, अंतः दोलन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो क्रोनोमीटर है, कार्बोरेटर है, या डिप डिप सर्किल है, या कंप्यूटेटर है? तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा कार्बोरेटर। तो क्रोनोमीटर पानी के जहाजों से क्रोनोमीटर क्या होता है? पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए होता है। और कार्बोरेटर जो होता है, अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण होता है। और ये जो डिपर्सिकल जो होता है, ये नीति कोण को मतलब नति कोण को मापने वाला यंत्र है। और ये कंप्यूटेटर क्या है? ये विद्युत प्रवाह की दिशा एवं एसी और डीसी में बदलने वाला उपकरण है। 15वां है, मिलान कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। तो ताप केल्विन, विद्युत धारा वोल्ट मात्रक है, या ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, या फिर समतल कोण का रेडियन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। इसमें सुमेलित विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट नहीं होता है। क्या होता है? तो इसका होता है दी गई भौतिक राशि में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर होता है, ना कि वोल्ट होता है। ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, पदार्थ की मोल का मात्रक मोल होता है। ये सब कुछ चीजें हैं। 16वां है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो वस्तु का भार और द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहेगा, या बी है वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, या सी है भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा, या डी है भार अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान बदल जाएगा? ये आंसर हो जाएगा सी, भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। 17वां है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या? उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ऊर्जा होगा। सिंपल सी बात है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश ऊर्जा ना? नहीं, नाभ सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है, और ऊर्जा से उत्पन्न, हाँ, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो क्यों होगा? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय ऊर्जा होती है, और सौर ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है, और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन परमाणु का संलयन होता है। 18वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? नेत्र के गोलक का बड़ा होने के कारण, या बी है नेत्र लेंस की उच्च अभिसारी शक्ति के कारण, या सी है नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण, या डी है आंख का समायोजन शक्ति खो देने के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण। 19वां है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सही नहीं है? तो ताप, विद्युत ताप है, ऑप्शन ए। बी है पृष्ठीय तनाव क्षेत्रफल, और सी है वस्तु का द्रव्यमान, और डी है पवन का वेग। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? तो इसमें जो ये कारण है, ये हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। तो क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक में ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर्द्रता तथा पवन वेग। वस्तु का द्रव्यमान वाष्पन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन पर, ध्वनि का अनुरणन पर, या फिर ध्वनि का विवर्तन पर, या ध्वनि का अनुनाद पर? तो स्टेथोस्कोप जिस पे काम करता है, वो करता है ध्वनि के परावर्तन पर। ठीक है। 21वां है, मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या बल आघूर्ण? तो उस पे करेगा अपकेंद्र बल। किसी मोड़ पर चलती कार में बैठे हुए यात्री पर अपकेंद्र बल कार्य करेगा, क्योंकि व्यक्ति का शरीर केंद्र से बाहर की ओर झुक जाएगा। जब वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण से तुल्य है? केपलर का कक्षाओं का नियम, केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम, या केपलर का परिक्रमण कालों का नियम, या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम। तो केपलर का द्वितीय नियम, जिसे क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है और ग्रह को क्षेत्रफलीय वेग से नियत रखती है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोज किया था? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या काइवेंडिश ने? तो ये जो इसकी खोज की थी, ये कैवेंडिश ने की थी। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान सर्वप्रथम कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। यह मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻11 होता है। ठीक है। निम्नलिखित माध्यमों में से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में, बी वायु में, या सी पारा में, या डी अल्कोहल में? तो इसमें होगा पारा में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि एक अंतरिक्ष तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, परंतु निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि की चाल में वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड, पारा में 1450 मीटर सेकंड होता है। 25वां, निम्नलिखित किरणों में से किसका वेदन क्षमता सबसे कम है? अवरक्त किरण का, दृश्य किरण का, अविकिरण का, या फिर एक्सरे का, या पराबैंगनी किरण का? तो किसमें वेदन क्षमता सबसे अधिक होगी? तो वो होती है अवरक्त विकिरण में। तो उपर्युक्त सभी किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इन किरणों में सर्वाधिक वेदन क्षमता एक्सरे की, जबकि सबसे कम वेदन क्षमता अवरक्त किरणों की है, क्योंकि एक्सरे की तरंग दैर्घ्य छोटी एवं अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। 26वां, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई व तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ पर, या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सभी के सभी पर निर्भर करेगी। नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डाल्टन को, या रदरफोर्ड को, नील बोर को, या जे थॉमसन को? तो नाभिकीय भौतिकी के फादर हैं, ये है रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में रदरफोर्ड को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने ही बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित है। 28वां, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? ट्रैकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र, या स्पीडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण, या एनीमोमीटर जहाजों का समय मापन, या वाट मीटर वायु की दिशा में परिवर्तन मापन यंत्र? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? यह है ट्रैकोमीटर, वायुयान की गति मापने के लिए है, ये सही है। और जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर गति को मापता है और गतिमान वाहन की गति को मापेगा, और एनीमोमीटर वायु के वेग को मापेगा, और वाट मीटर विद्युत शक्ति की माप करेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा, पहले घटता है। ठीक है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जल के क्वथनांक में कमी आती है, अर्थात घटता जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है और वायुदाब को कमी के कारण क्वथनांक घट जाता है। एक कारण की अगर ऊंचाई पर खाना पकाया जाए तो पृथ्वी की अपेक्षा अपेक्षा देर से पकते हैं। अगला है कथन है, अपवर्तनांक से परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। कारण है वायुमंडल में अपवर्तन में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए कथन कारण दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी कथन सही है कारण गलत है, ऑप्शन सी कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, या डी है कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है, विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी भारी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, नियान, आर्गन, या नाइट्रोजन के साथ आर्गन? तो विद्युत बल्बों में भरी जाती है ये नाइट्रोजन के साथ आर्गन को। निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का, सीएनजी का, बायोगैस का, या कोयला का? तो वो होता है हाइड्रोजन का। इस उष्मीय मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। 33 है, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार मतलब न्यूट्रल वायर सामान्यतः किस रंग का होता है? लाल रंग का, या बी हरा रंग का, या काला रंग का, या नीला रंग का? तो ये जो होता है ये होता है काला रंग का। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी ये घट जाता है, ऑप्शन सी ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी है विद्युत धारा पर धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बढ़ जाता है। समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है? प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, या परावर्तन का, विवर्तन का? तो ये जो उदाहरण है ये है प्रकीर्णन का। समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। 36वां है,
एसिड के संबंध में क्या आ सकते हैं? तो ऑप्शन ए है अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, बी है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सी है अम्ल भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, डी है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आंसर हो जाएगा वो अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये गलत है, नीला नहीं कर देते हैं, बल्कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को ऑरेंज को लाल कर देते हैं, या पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करने में, कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में, साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो है सी सुमेलित नहीं है। साइट्रिक अम्ल जो है ये किस लिए, साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थ और दवाओं के निर्माण, कपड़ा उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला है 38। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? दूध, नदी का गंदा जल, रक्त या स्याही। कोलाइड का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, नदी का गंदा जल। कोलाइड दो पदार्थों का बिस्मांग मिश्रण होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह अस्थायी होता है। स्थिर छोड़ देने पर इसके कणों के परिवेक्षण माध्यम से अलग हो जाने से बहुत कम प्रवृत्त हो जाती है। नदी का गंदा जल निलंबन का उदाहरण है, जिसमें छोटे आकार के कणों के पदार्थ विलायक में अघुलनशील होते हैं और नग्न आंखों से दृश्य होते हैं। तो जैसे दूध का पानी में मिल जाना, ये क्या है, एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। 39 है, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? एसिटिलीन का, एथिलीन का, ग्लिसरॉल का या मिथाइल अल्कोहल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिसरॉल का। 40 है, अपमार्जक डिटर्जेंट के संबंध में कौन सा असत्य है? यह कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है, या बी है इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है क्योंकि यह जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं, या सी है इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, या डी है साबुन की अपेक्षा इसमें आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्हें बनाने के लिए उच्च पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई विलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति प्रयोग में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक उदाहरण बेकेलाइट, या बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और सी है पॉलीस्टायरीन और स्टायरीन, और डी है नायलॉन। तो निम्नलिखित थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा ए, बेकेलाइट जो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और इसमें गुण सदैव विद्यमान रहता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक व प्लास्टिक होते हैं जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, परंतु इन्हें पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, नाइलाइन, टेफ्लॉन और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण बेकेलाइट, ग्रिप्टन और बीटल आदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? कॉपर, या बी है जिंक, या सी है निकल, या डी है एल्युमिनियम। तो इसमें कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? ये नहीं पाया जाता आपका एल्युमिनियम। जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं पाया जाता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है एक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। कौन सा विकल्प सही? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या ऊपरी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। ये उल्टा दे दिया है। ठीक है, और ये जो है उल्टा दे दिया है। इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसका डेफिनेशन वहां पर होना चाहिए। अगला है 44वां नंबर का क्वेश्चन है। अ, लोहे, ऑप्शन ए है लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा है लोहे का संक्षारण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा नमी आवश्यक है। तीसरा है लौह धातु जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही? केवल एक दो, केवल दो तीन, या केवल एक तीन, या केवल एक दो तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दो तीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोड्यूसर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। दूसरा है वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तीसरा है कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है। तीसरा है प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक तत्व एथेन होता है। तो कौन सा विकल्प सही? केवल एक तीन, केवल दो चार, या केवल दो तीन, या केवल तीन चार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
2-3 सही है, पहला गलत है। और जो क्यूपराइट सॉरी, ये जो है प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मौजूद मिश्रण होता है, जबकि प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन तथा 16% एथेन उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर अर्जेंटाइन, मैग्नीज पायरोलूसाइड और टीन कैल्कोसाइड और कॉपर कैल्वेराइट। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी 3-4 जो है सुमेलित नहीं है, बाकी से सुमेलित है। और तो टीन का क्या हो जाएगा? जो तो 1 मिनट। ठीक है। क्या दिया है इसमें? कैल्कोसाइड, हाँ कैल्कोसाइड है ना। कैल्कोसाइड है और सिल्वर आर्जेंटाइड। और ठीक है, तीसरा 46 है ना, हाँ। तो ठीक है, किप्राइट, एजुराइट और कैल्कोसाइट कॉपर का एस्क है। सोने के एस्क कैल्वराइट और सिल्वेनाइट है। टिन का एस्क कैसीडेटाइट है। ठीक है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। और जिंक सल्फेट जो होता है, जिंक सल्फेट सफेद कशिश होता है और फेरस सल्फेट हरा कशिश होता है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए टू बी वन भी है। तो C3, तो यहाँ पे C3 तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है। मानव शरीर में किसी धातु की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, जो किसकी कमी, किसकी वजह से होता है? तांबा की वजह से, निकेल की वजह से, या जिंक या मॉलिब्डेनम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा आंसर? ये हो जाएगा ए, तांबा की वजह से। सल्फ्यूरिक अम्ल में निर्माण में प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, अन्य सभी सुमेलित है। 1 मिनट, ये कहाँ से मैं ये दूसरा बता दी। ये जो होता है ये होता है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि हो जाने से विल्सन रोग होता है। और इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लौह चूर्ण अमोनियम गैस बनाने में, निकेल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में, सिल्वर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। तो कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, या 1 3, या 1 2 3। तो इसका जो आंसर होगा 1 2 सही है। और सिल्वर चूर्ण जो होता है, सिल्वर चूर्ण का यूज क्यों इसलिए होता है? तो सिल- अ, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम चूर्ण का यूज होता है, ना कि सिल्वर चूर्ण का। अगला, महंगे कांच पात्र के निर्माण हेतु कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच सोडा, शीशा क्रिस्टल कांच का, या क्राउन कांच का, या फ्लिंट कांच का। तो ये जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका शीशा क्रिस्टल कांच का यूज किया जाता है। अब 51 है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर का उपयोग केबल के निर्माण में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पॉलीस्टाइरीन, और बी है टेफ्लॉन, और सी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और डी है पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कांच पर लेखन कार्य के लिए उपयोग किया जाता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, आइसोक्लोरिक अम्ल का, या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, या कैल्सिक्लोरिक अम्ल का। तो कांच पे लिखने के लिए जो है यूज किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। अगला 53, ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो पहला है, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के लवण होने के कारण होता है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। पिटवा लोहा जो होता है कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये चौथा है, किसी पदार्थ का परमाणु उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। कौन सा विकल्प सही? केवल 1 4, केवल 2 3, केवल 1 3, या केवल 2 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 3। तो ये 2 3 सही है, बाकी ये 2 3 सुमेलित नहीं है, बाकी से सुमेलित है। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है, ना कि ब्रोमाइड का। ये सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है। और ये कौन सा है दूसरा आपका? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इससे चादर तार बनाए में, तथा ढलवा लोहा इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ठीक है, नया अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54। पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? उच्च क्वथनांक, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा, या उच्च विशिष्ट गुरुत्व। तो वो कौन सी चीज है? तो वो हो जाएगा आपका उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। तो अगला 55 है, ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, कोई परिवर्तन नहीं। विसरण मतलब डिस्पर्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे कोई चीज फैल जाएगी ना, जैसे पानी में कोई चीज डाल दो, ताप बढ़ा दो तो फैलेगी ना। निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है? नदी का गंगा जल, स्याही, वायु में धुआं, चूने के पत्थर को जल में मिलाने पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा स्याही।
ठीक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा, ठोस, गैस या बायो आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ये पाया जाएगा प्लाज्मा। ठीक है। और ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोध है। यह तात्विक आयोडीन की एक तंतु विलयन में जिसमें नहीं होता क्या? जल, एसीटोन, अल्कोहल या पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें क्या नहीं होता है? उसमें नहीं होता है एसीटोन। तो आयोडीन टिंचर एक प्रतिरोधी है। इसका निर्माण जल एवं अल्कोहल के साथ 2 से 7% आयोडीन को मिलाने से होता है। मिश्रण में आयोडीन की सोडियम आयोडाइड तथा पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है। अगला 59। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? ऑप्शन ए मिसेल, ऑप्शन बी दवड़, ऑप्शन सी क्षारण या ऑप्शन डी अम्ल। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिसेल। साबुन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम में पोटेशियम लवण होते हैं तथा अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इनका आयनिक सिरा जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल से क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन तथा अपमार्जक के गुण अणु एक सिरा तेल और कण और दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलयन या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या नींबू रस या अमाशय रस। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमाशय का रस। अगला है 61। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता? तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का, ग्रेफाइट का, बेरिलियम ऑक्साइड का, सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का। तो इसका जो हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का। 62 है। निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? कार्बन 14 की, प्लूटोनियम 239 की या रेडियम 226 की, यूरेनियम 238 की। तो किसकी अर्धायु अधिकतम होती है? तो इसकी हो जाएगी यूरेनियम 232 की। ठीक है। तो अगला करेंगे हम 63। निम्नलिखित में से कौन अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? ब्रोमीन, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, बोरान होता है। बोरान सहित प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व ठोस हैं। लगभग 11 तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 64 है। हाइड्रोकार्बन ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। जब CO तथा H2 गैसों का मिश्रण निर्मित होता है जिसे क्या कहते हैं? इसे भाप अंगार गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं या इंडस्ट्रियल गैस कहते हैं या ईंधन गैस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाप अंगार गैस। अगला है 65। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? कोक, प्रोपेन, पेट्रोल या मोम। तो स्वच्छ ईंधन का जो उदाहरण है वो है प्रोपेन। जिस ईंधन के दहन से कम से कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन तथा अधिक से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह उतना ही अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है चट्टान पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं और दूसरा है लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को अधिपादप कहते हैं। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो या एक दो या ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं अतः यह कथन सत्य है, परंतु लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को लवणभिद कहते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सत्य कथन की पहचान करना है? तो पहला है डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होता है। दूसरा है मलेरिया के लिए मादा एनोफिलीज मच्छर जिम्मेदार होता है। सी है केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है। चौथा है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो कौन सा सत्य है? ये सत्य है 1 2 3 4। 68 है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्राणी हृदय में कक्षाओं की संख्या। मत्स्य वर्ग में 2 कक्षा होती है, मगरमच्छ में 3 होती है, तिरचट्टा में 13 होती है, पक्षी में 4 होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पक्षी में 4 नहीं होती। पक्षी में मगरमच्छों में कुल 4 कक्ष होते हैं जबकि सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं और स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं। कछुए में 4 कक्ष तो उभयचरों में 3 कक्ष होते हैं। सरीसृपों में 3 कक्ष होते हैं, कक्ष होते हैं। इसमें गलत युग्म की पहचान कर। पक्षी में कितने होते हैं? तो पक्षी में जो होते हैं वो 3 कक्ष होते हैं। ठीक है। एक मिनट। मगरमच्छ में 4 होते हैं। ये गलत दिया है, इसमें शायद सही पूछा है, गलत युग्म नहीं पूछा है। हाँ इसमें जो है मछली में कितने होते हैं? तो मगरमच्छ में तो 4 होते हैं, इसमें 3 दिया है। और सरीसृप में 3 होते हैं, सरीसृप तो दिया ही नहीं है। तो
तो सतरी में 3 कक्षाएँ पाई जाती हैं, उभयचरों में 3 कक्षा पाए जाते हैं और शायद बी होगा इसका आंसर, ठीक है? और केंचुए में 4 जोड़ी पाए जाते हैं, उभयचरों में 3 पाए जाते हैं, तो ये शायद बी होगा इसका आंसर, ओके। असत्य कथन की पहचान कीजिए। पादप कोशिकाओं में केंद्र मौजूद होता है। दूसरा है मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरा है पत्तियों को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। तो कौन सा कोड सही? केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3 या केवल 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा तीनों तीनों सही है। अगला है 70 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंतःश्वास के दौरान 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। उच्छ्वास के दौरान 78% नाइट्रोजन निकाली जाती है। या उच्छ्वास के दौरान 16% से 17% O2 निकाली जाती है। या डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका जो हो जाएगा ऊपरी सभी कथन सत्य हैं। एक लंबे संकर कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर पढ़ा होगा क्रॉसिंग से तो पढ़ा समझ में आया होगा आपको, नहीं तो देख लीजिए। पौधे में स्वपरागण कराने वाले लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है स्वतंत्र अभिवहन, ए लैमार्क का नियमन, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, संलग्नता का नियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथक्करण का नियम। 72 है। लंबे समय तक मनुष्य के भोजन में थायमीन की कमी उत्पन्न होती करती है क्या? चर्मदाह, रक्तस्राव, तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता या रक्ताल्पता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता। यदि किसी व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक थायमीन की कमी रहती है तो व्यक्ति तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता से पीड़ित हो सकता है। थायमीन को विटामिन B1 कहा जाता है जो बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न करता है। यह पॉलिश किए हुए चावल का अधिक सेवन करने से भी होता है। इसी विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। 73 है। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो पहला है अलाइकेन, दूसरा है एनाबीना और तीसरा है माइकोराइजा और चौथा है एजोबैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 2 या फिर 2 भी 3 या फिर 2 4 या फिर 1 3। तो इसका होगा डी, केवल 1 3 मतलब लाइकेन और एजोबैक्टर होगा। अगला है कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? तो अर्थोप्लास्टी और एंजियोप्लास्टी या ओस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस। तो कूल्हे के जोड़ों का जो प्रतिस्थापन होगा वो कहलाएगा ये आर्थोप्लास्टी। आर्थो में हड्डी ना। तो ठीक है। 76 का है। नाखून अथवा बाल काटते समय दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन ए है नाखून एवं बाल अल्फा कीरेटिन से बने होते हैं। बी है ये कैल्शियम सल्फेट के बने होते हैं। सी है इसमें मृत कोशिकाओं के द्रव्य होते हैं। इसमें रक्त संचार नहीं होता है। या डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें मृत कोशिकाओं के द्रव होते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो घुटना, घुटना क्या होता है? तो घुटना जो होता है घुटना पेटोला बोन कहते हैं। और एड़ी को क्या कहते हैं? टर्साल। ये सही है। चेहरा की हड्डी को क्या कहते हैं? लेक्राइमिल। और कंधा को स्कैपुला। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। दूसरा एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। या तीसरा है एंजाइम पाचक भाग में भाग लेता है। उपरीत में से असत्य कथन की पहचान करना है। केवल एक या केवल 1 2 या 2 3 या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई नहीं। तो इसमें कोई कथन सही नहीं, गलत नहीं, सभी के सभी सही हैं। ठीक है। अब अगला हम करेंगे सी। सत्य कथन की पहचान करना है। ग्रहणी बड़ी आंत का मुख्य भाग होता है। सीकम अमाशय से जुड़ा होता है। अमाशय का कार्डियाक भाग ग्रासनाल से जुड़ा है। छोटी आंत का मध्य भाग कोलन कहलाता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य कथन अमाशय। अमाशय कुछ का कार्डियाक भाग ग्रासनाल से जुड़ा होता है। ग्रासनली पता है ना, ग्रासनाल होता है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ना कि बड़ी आंत का। और सीकम जो है सीकम बड़ी आंत का मुख्य भाग है। छोटी आंत के शेषांत से जुड़ा होता है। छोटी आंत का मध्य भाग मध्यांत कहलाता है, जबकि कोलन बड़ी आंत का मध्य भाग होता है। ठीक है। अगला करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न से कौन सा धातु युक्त विटामिन है जिसकी कमी से पेरिनिशियम एनीमिया होता है? तो ऑप्शन ए है बायोटीन, ऑप्शन बी साइनोबालामीन, या सी है फोलिक एसिड, या डी है रेटिनॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इधर साइनको बालामीन। ये विटामिन 12 का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है जिसकी कमी से रक्त की कमी होती है, पानीयम एनीमिया होता है। 81 है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए है धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंग भागों तक ले जाती हैं। या बी है धमनियां विऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। सी है धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में ले जाती है। या डी है धमनियां सिराओं को कोशिकाओं से जोड़ती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ये कथन सत्य है।
बाकी सब गलत है। 82 है, निम्नलिखित में से कौन रुधिर वाहिनियां संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला है फुफ्फुस धमनी रक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और रक्त की कोशिकाएं हृदय की दीवार को रक्त की आपूर्ति कराती हैं। या तीसरा है कोरोनरी धमनी विभिन्न अंगों की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती है। चौथा है धमनियों का रंग लाल और शरीर की सतह पर मौजूद होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चारों चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 या 2 3 4, तो सभी सभी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक यीस्ट कोशिका में ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी उत्पन्न करता है? 2 एटीपी, 4 एटीपी, 36 एटीपी या 38 एटीपी? तो कितने एटीपी उत्पन्न करता है? वो करता है 2 एटीपी। ठीक है। 84 है, सही सुमेल है। अग्रछोर मीठे स्वाद के लिए जीभ के पार्ट की बात है। तो अग्रछोर जो है मतलब ये वाला एरिया, ये मीठे भाग का, या पश्च छोर खट्टे भाग का, ये पार्श्व किनारा नमकीन स्वाद का, ये पार्श्व अग्र किनारा कड़वे स्वाद का? तो कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये सही है, अग्रछोर मीठे स्वाद के लिए होता है, और पश्च छोर मतलब पीछे वाला छोर होता है कड़वे स्वाद के लिए होता है, और जो पश्च छोर खट्टा स्वाद के किनारे किनारे का जो होता है इधर इधर का भाग, ये खट्टे स्वाद के लिए होता है, और पार्श्व अग्र किनारा जो होता है ये जो वाला एरिया होता है नमकीन स्वाद के लिए होता है। निम्नलिखित में से हीमोफिलिया रोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हीमोफिलिक क्रिसमस रोग भी कहते हैं, हीमोफिलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इस रोग में पुरुष सदैव वाहक और महिलाएं रोगी होती हैं। तो कौन सा कथन सही है? और अगला है, कौन सा कोड सही? 1 2 या 1 3 या 2 3 या 1 2 4? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 85 है ना, ये 85 का आंसर हो जाएगा ए। 1 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत क्यों है देखते हैं। तो इस रोग में जो पुरुष होता है, ये जो होते हैं रोगी होते हैं, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, उल्टा लिखा है। ठीक है। मंगोली जड़ता को वैज्ञानिक रूप में किस नाम से जानते हैं? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या डाउन सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम, या पटाव सिंड्रोम? तो मंगोली जड़ता को जान कहते हैं, इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो यह एक आनुवंशिक विकार है, यह महिला तथा पुरुष को भी हो सकता है। इसमें जोड़े गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र के अलावा तीसरा गुणसूत्र भी मौजूद होता है। 21वें जोड़वे के गुणसूत्र में ट्राइसोमी कहा जाता है, और ऐसे रोग को मंगोली जड़ता कहते हैं। इसमें व्यक्ति की आंखें छोटी, चेहरा चपटा, और व्यक्ति का मंदबुद्धि और नपुंसक होता है। 87 है, ऑक्सीटोसिन के संबंध में निम्न से कौन कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, इसे दुग्ध स्रावक हार्मोन्स कहते हैं, इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं, इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। तो 1 2 या 1 3 या 2 3 या 1 2 3? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हुआ? ये हो जाएगा 1 2। इसे दुग्ध का स्रावक हार्मोन्स भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं, इसे वृद्धि हार्मोन्स नहीं कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? दूध का स्रावक हार्मोन्स होता है, और क्योंकि दूधिया गाय भैंस दूध का उत्पादन करने के लिए इस हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, इसी कारण से दूध स्रावक हार्मोन भी कहते हैं। उसका उपयोग सब्जी उत्पादन के लिए भी किया जाता है, माता और बच्चे के मध्य आलिंगन के लिए भी जिम्मेदार रहता है, इसे लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आप किसी को हग करते हैं तो इसमें ये क्या यही हार्मोन्स रिलीज होता है। और जो वृद्धि हार्मोन्स होता है सोमेटोट्रोमिक हार्मोन्स होता है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और 88 है, कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन ए है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, या ऑप्शन सी मछलियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, या डी है कीटों को मारने का विज्ञान? इसका आंसर हो जाए कीटों की वृद्धि का विज्ञान। किसी प्रकार की कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। इससे विभिन्न प्रकार के कीटों के पालन और वृद्धि का अध्ययन करते हैं, लाख कीट का पालन, रेशम कीट का पालन इत्यादि। 89 है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, जेरंटोलॉजी वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन, या एंटेमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, या आर्थोलॉजी अस्थि अस्थि संधि का अध्ययन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है, ना कि मानव शरीर के अध्ययन को। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो सत्य कथन की पहचान कीजिए। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र एंडोस्कोपी कहलाता है, या ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है? तो केवल एक, केवल दो, या एक दो, या ना तो एक ना तो दो, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही होगा। ईसीजी का नाम क्या है? तो ये तो ईसीजी का पूर्ण नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, तो इसको है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ना कि ग्राफ है। ठीक है, ग्राम है ये।
अगला है 91। क्या कारण है कि जलीय जीवों को श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है? तो ऑप्शन ए है जल में O2 की मात्रा अधिक होने से, बी है जल के प्रदूषण होने के कारण, या सी है जल में CO2 की मात्रा कम होने पर, या डी है जल में O2 की मात्रा कम होने पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल में की मात्रा कम होने पर। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जंतुओं को तेज दर से सांस लेना पड़ता है, अतः जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होता है। श्वसन दर के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो ग्रसनी में होता है, श्वासनाल में होता है, कंठ में होता है, फेफड़ों की कुपियों में होता है, कोशिका में होता है, नासिका गुहा में होता है। तो ये जो होता है ये फेफड़ों की कुपिका कोशिका में होता है। 93 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो ऑप्शन ए है 120 mmHg सिस्टीलिक रक्तदाब माना जाता है, 80 mmHg डायस्टोलिक रक्तदाब माना जाता है, या सी है मनुष्य का हृदय एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेता है, 1 मिनट मनुष्य का हृदय औसतन 7 से 8 लीटर रक्त पंप करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 मिनट मनुष्य का हृदय 7 से 8 लीटर रक्त पंप करता है। यह सत्य है, ठीक है। तो ये है 1 मिनट मनुष्य का शरीर 5 लीटर रक्त का काम करता है, ना कि 7 से 8 लीटर का। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग कौन सा है? किडनी, मूत्रनली, मूत्रमार्ग में मूत्राशय, या बी है किडनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग या मूत्रनली, या सी है किडनी, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, या डी है मूत्राशय, किडनी, मूत्रमार्ग या मूत्रमार्ग। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किडनी, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हीमोडायलिसिस किडनी के खराब होने पर किया जाने वाला उपचार है। दूसरा है हमारी किडनी औसतन प्रतिदिन 180 लीटर रक्त निस्यंदित करती है। तो प्रयोग में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, दोनों के दोनों कथन सत्य है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लार में क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। अमाशयी रस में पाया जाता है पेप्सिन। अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन। और आंतरिक रस में डाइसैकेराइड्स पाया जाता है। 96। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा बी, 341। 97 है, मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है, समानता उसे श्वसन का केंद्र सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है? तो ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, या ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगाटा, या डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है। मोनोसैकेराइड कार्बन अणुओं के किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी है लिपिड से। तो इसका सी जो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है। अब 99 का होगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन के, ये तो पहले गलत है, तो यही सुमेलित नहीं। बाकी विटामिन ए जीरो थैलमिया और विटामिन सी स्कर्वी अपटन रिकेट्स ये सब सही है। ये विटामिन के बेरी बेरी के लिए नहीं है, ये रक्त के थक्के जमने के कारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 100 है, हृदय की धड़कन को तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन है, ऑप्शन बी है गैस्ट्रीन है, और ग्लाइकोजन है, डोपामाइन है। तो हृदय की धड़कन को तेजित करने वाला हार्मोन जो है वो हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, या दूसरा है मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है, या तीसरा है पीनीय ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। ऊपर में कौन सा सही है? केवल 1, 2, या ऑप्शन बी 2, 3, या ऑप्शन सी 1, 3, या ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला है 102। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो त्वचा अपकलिक ऊतक का बना होता है। दूसरा है पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभज्योतक ऊतक है। तीसरा है कंडरा संयोजी ऊतक हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। या कौन सा ऑप्शन सही? केवल 1, 2, या बी है 1, 3, या सी है 2, या डी है 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3। तो त्वचा उपकलीय ऊतक का बना होता है। उपकलीय ऊतक जो होता है मुख्यतः ठोस अंगों का बाहरी आवरण एवं खोखले अंगों का आंतरिक एवं बाहरी आवरण बनाता है। पौधों में वृद्धि के लिए विभज्योतक ऊतक जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये पौधे के तने तथा जड़े के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। मिलान करना है, थायराइड से कौन सी हार्मोन्स निकलते हैं? तो थायराइड से निकलेगा वो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, और अग्नाशय से इंसुलिन निकलेगा। अधिवृक्क से जो है 1 मिनट, इंसुलिन, और अधिवृक्क से वृद्धि हार्मोन, पीयूष से एड्रिनल, एड्रिनलिन। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। तो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोस्टैटिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस,
फिडेलिस या हेमोपायसिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हीमोस्टैसिस। तो 105 है, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। यह 2 है, यह डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये तीसरा है, ये अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3 या 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1 2 3, तीनों तीनों सही हो जाएंगे। 106 में किसने जीव द्रव्य की खोज की? किसने मतलब प्रोटोप्लाज्म की खोज की? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक ने या डुजार्डिन ने। तो जो की थी वो डुजार्डिन ने की थी जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म की खोज। और इसके साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, विषाणु। तो एक कोशिकीय जीव जो नहीं है वो है विषाणु। एक कोशिकीय नहीं है, अकोशिकीय है। 108 है, कोशिका संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य संरचना होती है। तो कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2 या 1 2 या ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोनों दोनों कथन सही है। 109 है, कोशिका भित्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की भांति पारगम्य नहीं होती है। यह पादप कोशिका को सुरक्षित तथा आंतरिक सहायता प्रदान करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की भांति पारगम्य नहीं होती बल्कि पारगम्य होती है। ठीक है। 110 है, निम्नलिखित में से किसके विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है? केंद्रक के कोशिका द्रव्य के केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के परिधि में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य को। 111, जीवों में घाव का भरना किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण? असूत्री, समसूत्री, असूत्री तथा समसूत्री दोनों या परिधि में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समसूत्री विभाजन। 112 है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया का, एक्टिनोमाइसीट्स को या आर्कीबैक्टीरिया को, उपर्युक्त सभी को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कीबैक्टीरिया को। आर्कीबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि मानते हुए इसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। 113 है, बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक, परित में से कोई नहीं। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो है विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? तो केले में बंकी टाफ ऑफ बनाना रोग, या नींबू का कैंकर रोग, या आलू का सेंथिल रोग, या गेहूं का टुंडू रोग। तो कौन सा जीवाणु कारण नहीं होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केले की बंकी टाफ ऑफ बनाना रोग। ये किसकी वजह से होता है? ये विषाणु से होता है, ना कि जीवाणु से होता है। ठीक है। नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? क्रोपोफिलस या किरेटिनोफिलिक या एस्परजिलस या पेनिसिलियम। तो नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को कहा जाता है, जो हम डैंड्रफ नहीं होते हैं उसको, किरेनेटोफिलिक। 116, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है? तो लाइकेन का, प्रोटोजोआ का, कवक का, सवाल का। तो कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रेमनीला, रोसेला, रेनडियर मास या परमेलिया। तो ये जो प्राप्त किया जाता है ये रोसेला से प्राप्त किया जाता है। 118, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतिक होते हैं। दूसरा है, वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन अधिक उगते हैं। परिदृश्य कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2 या 1 2 या परिदृश्य से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये बी सही नहीं है, क्योंकि वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन अधिक नहीं उगते हैं। तो वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन नहीं उगते हैं, बल्कि वे उगते ही नहीं है। अगला है 119 का, किसे अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? सिफेल्यूरास का, या क्लोरेला को, या ट्राइकोडेस्थियम इरिथियम को, या अल्वा को। तो ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है बी को, मतलब क्लोरेला को। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है? चिलगोजा या जूनिपेरस को, या जिम्नोस्पर्म को, या साइकस को। तो ये जो आंसर होगा ये साइकस को। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। यह एक अनावृत बीजी पौधा है। 121 है, कोशिका द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। दूसरा है, कोशिका द्रव्य में ही अंतर्प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। सी है। तीसरा है, कोशिका द्रव्य केंद्र को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है? केवल 1 2, केवल 1 3 या 2 3 या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये उपर्युक्त सभी कथन क्या है? असत्य है। तो कोशिका द्रव्य के में सभी कथन सत्य हैं, मतलब ये सभी कथन सत्य हैं, असत्य कोई नहीं है, सभी के सभी सत्य हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? कुशिंग रोग या हीमोफीलिया रोग या निमोनिया या जॉन्डिस? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है इसमें से? तो ये हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया जो होता है बैक्टीरिया से होता है। और जॉन्डिस जो होता है, जो जिसे पीलिया बोलते हैं, विषाणु से होता है। हीमोफीलिया जो होता है एक लिंग संलग्न रोग है। अगला है क्रिप्स चक्र मनुष्य की सारी क्रियाविधि के किस भाग में संबंधित है? श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से, रक्त परिसंचरण तंत्र से या उत्सर्जन तंत्र से? तो क्रिप्स साइकिल जो है वो रिलेटेड किससे है? वो है श्वसन तंत्र से। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा या पास वेरोलाई या अनुमस्तिका मतलब सेरिबेलम या परमस्तिक या सेरिब्रम? तो कौन सा श्वसन को नियंत्रित करता है? ये हो जाएगा मास पैरोवलाई, मास पैरोलाई। 125 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का कार्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का कार्य है? तापमान का नियंत्रण, भोजन सामग्री, अन्य अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों, गैसों आदि का परिवहन। तो ऑप्शन एक है, ए है 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 1 2 या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1 2, दोनों दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है? तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका या एंटामीबा जिंजेवलिस या लीशमैनिया एडोनो मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। एंटामीबा कोलाई। तो ये जो है एंटामीबा स्पिरुलिया कोलाई आहार नाल के कोलोन में रहता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने तथा साथ या कभी भी रक्त कोशिकाओं तथा अन्य ऊतकों का भक्षण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। शरीर के कुल भार में जल का प्रतिशत 55% होता है। पोलियो ड्रॉप की खोज जॉन साल्क ने और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। कौन सा विकल्प सही? केवल 1 3, केवल 2 4 या 1 4 या 2 3? इसका जो आंसर हो जाएगा 2 3 सही है। ये 2 3 सही है और ये गलत है। तो पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट रैबिन ने की थी। और जो है एल्बर्ट सर्पिन ने की थी। और विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके खोज जिसने की शरीर के भाग में तो अन्य दो सम्मिलित हैं। एल्बर्ट सैबी ने पोलियो के टीके खोज जॉन सॉल्क ने की थी। ठीक है। अगला है 2 3। ठीक है। अगला है अग्नाशयी रस में उपस्थित किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है? माल्टोज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो वो हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइमों को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा तीनों वस्तुओं पाचन करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। 129 है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घमात्रिक पोषक तत्व नहीं है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीज? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ये दीर्घमात्रिक पोषक तत्व नहीं है। मतलब जो सबसे ज्यादा मेजर और माइनर पाए जाते हैं ना ये प्रोटीन, उनके बारे में बात की गई है। 130 है एलिमेंट है। इनमें से कौन सा तत्व पौधों में इंडोल एसिटिक एसिड के विश्लेषण में उपयोगी होता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी बोरॉन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। ठीक है। जिंक पौधों में इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है, जिसकी कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि वृद्धि जो होती है वृद्धि रुक जाती है और पौधे बौने हो जाते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। प्रकाश संश्लेषक संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल एवं नीले रंग में प्रकाश संश्लेषक क्रिया सर्वाधिक होती है। ताप बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। कौन सा कथन सही है? सत्य है, केवल एक, केवल दो या एक दो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक सत्य है। लाल रंग नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापी वर्ग का उदाहरण है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, उपर्युक्त सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप अनियत तापी मतलब पैलिकिलोथर्म थर्मल का उदाहरण है, जबकि अन्य सभी मतलब स्टेनो थर्मल के उदाहरण है। मतलब इस शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तन के साथ नहीं बदल पाते हैं ये जो होते हैं। और एक एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपयोग में से कोई नहीं। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। 134 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी क्रेकोफेरॉल और विटामिन 12 साइक्लो कोबालमाइन या विटामिन बी 7 है पायरिडॉक्सिन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी 7 पायरिडॉक्सिन। तो बी 7 जो पायरिडॉक्सिन ये क्या है? इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, ना कि पैराडॉक्सिन। अगला 135 है वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रियम में तथा द्वितीय चरण कोशिका द्रव में संपन्न होता है। पर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो या एक दो या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 1, 2 दोनों सही हैं। 136 है, मनुष्य में निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? फफूंद, प्रोटोजोआ, जीवाणु या विषाणु? तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। 137 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पीत ज्वर, जीवाणु, एस्कैरिएसिस, निमेटोड या टीनिएसिस, परजीवी या गाउट, साइट्रिक अम्ल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीत ज्वर, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वाइन फ्लू H5N1 या बर्ड फ्लू H1N1? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन 3 सी 1 2 या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के दोनों। अगला है सुमेलित नहीं है, मतलब ये दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। बर्ड फ्लू का है स्वाइन बर्ड फ्लू का है H5N1 और इसका है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम सुमेलित नहीं है? एंथोलॉजी घासों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, या पोमोलॉजी बीजों का अध्ययन, या ट्रिमोलॉजी असेडलो का अध्ययन? तो इसका जो हो जाएगा ये डेंड्रोलॉजी, ये जो है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है। और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, लिमोनोलॉजी झीलों का अध्ययन होता है। 140 से निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, एथिलीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाए एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि रोकने में हेल्पफुल होता है। तो ये खत्म होते हैं आपके टेस्ट। कैसा लगा आपको टेस्ट बताइएगा जरूर, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अपना मार्क्स जो अभी आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन जितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।